हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग इस समय बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। आपको मालूम है नीट एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ पूछा जाता है और थियरी पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ एमसीक्यूज़ या एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक जो होता है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो चलो फिर एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। यस सर, ऐसा कौन सा सेल्स है जो इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेशन में। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन एग्जैक्टली में होता क्या है। ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। इट इज़ अ बॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एनी इरिटेंट। अगर आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और उस रिस्पॉन्ड के मैकेनिज़्म को हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो हम जरा इसको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले इट इज़ बॉडीज़ रिस्पॉन्स टू अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इरिटेंट। अगर आपके बॉडी में कोई भी इरिटेंट आता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है। तो इन्फ्लेमेशन के 5 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स पाए जाते हैं। यस सर, कितने सिम्टम्स पाए जाते हैं? 5 इम्पॉर्टेंट सिम्टम। पहला सिम्टम है रेडनेस। सो मेरे प्यारे बच्चों, इसके 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। नंबर 1 रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के। और इन्फ्लेमेशन कॉज कौन करता है, किसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं? ये सिम्टम्स आते हैं हिस्टा अमाइन की वजह से आते हैं। हिस्टा अमाइन का मतलब क्या होता है? हिस्टा का मतलब होता है टिश्यू, और ये जो केमिकल होता है हिस्टामाइन, ये अमाइन इन नेचर है। यस सर, इसलिए हम इसको, इट इज़ द अमाइन विच इज़ प्रोड्यूस बाय टिश्यू इज कॉल्ड एज अ हिस्टामाइन। यस सर, तो ये हिस्टामाइन होता है, वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है आपको वेसोडाइलेशन, एंड वेसोडाइलेशन के साथ साथ ये सारे सिम्टम्स आते हैं, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। इज दैट क्लियर? अब ये जो हिस्टामाइन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, या आपके बॉडी में कौन ऐसा है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपके बॉडी में या हमारे बॉडी में देयर इज़ अ सेल, 2 सेल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। पहला सेल होता है मास्ट सेल, एंड जो दूसरा सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसोफिल सेल। ये जो मास्ट सेल होता है ये आपके बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो बेसोफिल होता है वो ब्लड में पाया जाता है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बी फॉर बेसोफिल एंड बी फॉर ब्लड। तो ऑब्वियसली जो सही जवाब होगा वो होगा बेसोफिल। यस सर, बेसोफिल विल बी द करेक्ट आंसर। यस सर, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। तो करेक्ट आंसर है बेसोफिल सेल। यस सर, गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो कौन है? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 9। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। यस सर, तो आपको अभी मैंने बताया था आपके बॉडी में एलर्जी कॉज करने के लिए भी बेसोफिल सेल्स होते हैं। बेसोफिल सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द एलर्जी इनसाइड योर बॉडी। क्यों बेसोफिल सेल है? आपके बॉडी में 2 सेल्स होते हैं जो आपको एलर्जी कॉज करते हैं, जैसा कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। एक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्ट सेल, और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये आपके बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। और दूसरा सेल होता है बेसोफिल सेल, और ये आपके ब्लड में पाया जाता है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि विच सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। अभी एलर्जी होती क्या है? अगेन एलर्जी एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? एक्सेस रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, आपके बॉडी का एक्सेस रिस्पॉन्स अगेंस्ट सम एजेंट।
अगेंस्ट सम एजेंट, यस सर, कुछ एजेंट्स के खिलाफ, यस सर। तो आपके बॉडी में कभी भी कुछ एजेंट्स आते हैं, जैसे पोलन ग्रेन है, कोई नया केमिकल है, कोई डाई है, कोई पोल्यूटेंट है, तो आपकी बॉडी एक्सेस रिस्पॉन्स करती है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो यू शुड अंडरस्टैंड, हाइपर का मतलब होता है ऑलवेज मोर, एंड सेंसिटिव का मतलब होता है आपकी बॉडी सेंसिटिव है। मतलब अगर कोई भी एजेंट आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी एक्सेस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, और ये एक्सेस तरीके से रिस्पॉन्ड दो सेल की मदद से किया जाता है, बेसोफिल सेल, मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल। यस सर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेसोफिल सेल। यस सर, थैंक यू सो मच। Let us move on to next question कि women normally have body fat। फैट के बारे में पूछा गया है कि फैट का कंपैरिजन किया हुआ है वुमन और मैन के बीच में। आपकी जानकारी के लिए मैं बच्चों बता दूं कि ये जो फैट होता है, फैट का जो कंटेंट होता है इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल, मेल में फैट का जो कंपोनेंट होता है वो करीबन बॉडी में 15% होता है, और फीमेल में फैट का कंपोनेंट होता है 25%। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वुमेन नॉर्मली हैव मोर फैट, बॉडी फैट कंपेयर टू मैन, बिकॉज फीमेल हैज़ 25% ऑफ फैट while male have 15%। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिस इज़ अवर न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु विल एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, रिलीज ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम द प्लेटलेट, conversion of prothrombin into thrombin, and conversion of fibrinogen to fibrin fiber। The correct answer is always going to be the calcium। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो कैल्शियम आयन होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। द सेम थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं, और इसको फॉर्म करने के लिए कैल्शियम प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए आप समझ लीजिए कि कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। एट द सेम टाइम आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज फॉर्म होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, एंड दिस कन्वर्जन ऑल्सो रिक्वायर द कैल्शियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी नंबर 1 ऑप्शन। हम लोग जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अ पर्सन विद द एंटीजन बी ऑन द आरबीसी सरफेस विल हैव विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी बंदे का ये जो आरबीसी है, दिस इज़ नथिंग बट द आरबीसी, और इसके बंदे के आरबीसी के ऊपर देयर इज़ अ बी एंटीजन। तो वी कैन सी दिस इज़ अ बी एंटीजन। अगर बी एंटीजन है तो ये बंदे के पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो इसके पास एंटीबॉडी ए होगी, दैट इज़ द वन करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इन द गिवन ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन साथ में आपको पता होना चाहिए कि अगर बी एंटीजन है तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये टेबल को आप देखिए। किसी बंदे के पास एंटीजन बी है तो उसमें जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी ए होगी, यस सर, और एंटी ए को ही हम स्मॉल ए बोलते हैं। तो एक्चुअली आप ए को ही एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल ए एंड एंटीबॉडी इज़ वन इन द सेम थिंग, यस सर। सो ये जो एस्पेक्ट है यहाँ का, ये जो एस्पेक्ट है, यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स और आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एंटी ए भी सही जवाब होगा, एंड दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज़ गोइंग टू बी 3 इज़ द करेक्ट आंसर, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस सर, थैंक यू।
Then we move on to our next question. Our next question is RH blood group was discovered by. आपको पता होना चाहिए कि ये जो RH blood group है, RH blood group, it was discovered by Landsteiner and Wiener. ये दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया हुआ है. एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर एंड विनर एंड इन रिसेस मंकी. तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमा के बाद जो सेकेंड पार्ट है वो दोनों में सेम है. सो आंसर विल बी 1 ऑल्सो, आंसर विल बी 2 ऑल्सो, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बोथ 1 and 2. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स लीड्स टू व्हाट. तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक तो नहीं होगा प्लेटलेट कम होने से. थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोपोइसिस ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट. आपको ये समझना है कि आंसर विल बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. लेकिन ये आंसर क्यों होगा और किस कंडीशन में होता है, तो अंडरस्टैंड ये कर लीजिए आप कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है डिक्रीजेस इन नंबर ऑफ प्लेटलेट. डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट. और ये कंडीशन का कॉज क्या होता है? नंबर 1, अगर आपको बोन मैरो से रिलेटेड इशू है, या बोन मैरो से रिलेटेड मतलब या आपको ल्यूकेमिया है. ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर. आपने सुना होगा ना ब्लड कैंसर, यही है ल्यूकेमिया को ही हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं. देन अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, मेडिकेशन का मतलब होता है अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेशली वैसे मेडिसिन जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग. तो अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, ऐसी कोई दवा ले रहे हैं जिसमें इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, या आपको बोन मैरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ल्यूकेमिया हुआ है अगर आपको, इन दैट केस नंबर ऑफ जो प्लेटलेट्स होंगे वो डिक्रीज होंगे, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. थैंक यू. हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. हमारा अगला सवाल है सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन. मतलब we are not talking about only one reaction, we are talking about series of reactions, enzyme link reaction. तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ गोइंग टू बी द कैस्केड प्रोसेस. सो आप देख सकते हैं इन द गिवन एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये क्लॉटिंग का प्रोसेस है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंजाइम बना हुआ है विच वी कॉल इट एज अ प्रोथ्रोम्बिनेस. और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और फिर यही थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फाइब्रिन फाइबर में कन्वर्ट करता है. तो ये एंजाइम लिंक रिएक्शन है, और हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है एंजाइम लिंक रिएक्शन, और इस लिंक रिएक्शन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं. और इस कैस्केड प्रोसेस का जो एग्जाम्पल है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है एंड द कोगुलेशन ऑफ ब्लड है. लेकिन ऑल द आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं. रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं पूछा हुआ है, रिएक्शन तो आएगा कैस्केड. और ये आपके NCERT का लाइन भी है जिसके अंदर कैस्केड प्रोसेस या कैस्केड रिएक्शन नाम लिखा हुआ है. यस सर. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कैस्केड प्रोसेस. देन वी मूव ऑन टू अवर अनदर क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो कोगुलम आएगा. इसका करेक्ट आंसर क्लॉट भी आएगा. इसका मतलब जो मोस्ट करेक्ट आंसर है दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ बोथ 1 and 2. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्लॉट एग्जैक्टली होता क्या है. क्लॉट वो चीज़ होती है, क्लॉट या कोगुलम, हमारे NCERT में क्लॉट वर्ड भी यूज़ किया हुआ है और कोगुलम वर्ड भी यूज़ किया हुआ है. तो क्लॉट एग्जैक्टली होता क्या है? क्लॉट में जो लिक्विड ब्लड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. सो इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉट, लिक्विड जो ब्लड होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ब्लड, वो सॉलिड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है. सो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्लॉट बोलते हैं. लेकिन आपको ये समझना होगा, और ये एट द साइट ऑफ इंजरी होती है. तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है साइट ऑफ कट और साइट ऑफ इंजरी.
लेकिन ऐसा है कुछ क्लॉट नेचुरली आपके बॉडी में भी हो सकता है, जैसा कि आप इन द गिवन डायग्राम देख रहे हैं। इसको हम थ्रोम्बस या इम्बोलस बोलते हैं। तो आप ये जो वर्ड है थ्रोम्बस, इसका मीनिंग आप यहाँ पे समझ लीजिए कि थ्रोम्बस एग्जैक्टली होता क्या है। यस सर। सो थ्रोम्बस जो होता है, अगर आपके वेन में या आर्टरी में अगर ब्लड क्लॉट होता है, सो इट इज़ बेसिकली द क्लॉट ऑफ योर आर्टरी और वेन्स। आपके वेन्स में या आर्टरी में जब क्लॉट होता है तो उस क्लॉट को हम लोग थ्रोम्बस बोलते हैं। थ्रोम्बस अच्छी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे क्लॉट हो गया है तो आगे का जो ब्लड फ्लो है वो रुक सकता है, और जब ब्लड फ्लो आगे रुक जाएगा तो यहाँ पे जो भी टिश्यूज़ हैं वो डाई हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन, उनको ग्लूकोज, जो भी न्यूट्रिएंट है वो उनको मिलेगा नहीं। यस सर। कभी कभी क्या होता है कि ये क्लॉट जमा हो जाता है आर्टरीज और वेन में, उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। और कभी कभी ये जो क्लॉट, जो बड़ी साइज़ का क्लॉट है, इसके टुकड़े होते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड तेज़ी से फ्लो होता है, तो स्पीड की वजह से जो पीसेस ऑफ क्लॉट बनता है, और उस पीसेस ऑफ क्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पीसेस ऑफ क्लॉट को हम लोग बोलते हैं इम्बोलस। सो ये जो थ्रोम्बस है, इसका जो पीस होता है, पीस ऑफ क्लॉट, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इम्बोलस बोलते हैं। तो ये सारी बातें आप अच्छे से समझ लीजिए और आप अपने लेक्चर नोट्स में आप इसको लिखते जाइए। यस सर। तो आप अच्छे से समझ लेना कि करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बोथ 1 and 2। थैंक यू। सो एवरीबडी, वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये पूछ रहा है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। आपको पता होना चाहिए ऐसा एंजाइम जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम को हम थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, बट उसका दूसरा नाम प्रोथ्रोम्बिनेज भी है। तो इसका मतलब आंसर वुड बी बोथ 1 and 2। सो द करेक्ट आंसर will be both, that is fourth option is going to be the correct answer। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आपको प्रोसेस ऑफ जो क्लॉटिंग है वो पढ़ना है, तो उसमें आपको ये दोनों आंसर दिखाई देंगे इन द लेक्चर नोट्स, और जो भी नोट्स आप रिफर करते हैं। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टन रोड एक्सीडेंट, एक पेशेंट का एक रोड एक्सीडेंट होता है और पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो अननोन है। यस सर। आप ऐसा समझिए कि जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट, देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड, और जब ब्लड लॉस होगा तो ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, दैट ब्लड वॉल्यूम विल डिक्रीज। अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, एंड इमीडिएटली ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप ब्लड ग्रुप मैच करने के लिए नहीं जाओगे, आपको इमीडिएटली ब्लड सप्लाई देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड देना, एक बंदे का ब्लड दूसरे बंदे को देना जिसको ब्लड की ज़रूरत है। वन ऑफ द फ्रेंड, डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड। तो एक जो डॉक्टर फ्रेंड था उसने इमीडिएटली ब्लड दे दिया हुआ है। यस सर। अब आप गैस कीजिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो डॉक्टर फ्रेंड है वो इमीडिएटली अपना ब्लड दे दिया। अब आपको पूछ रहा है कि ये जो डॉक्टर फ्रेंड है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या उसका ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, या ओ हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर फ्रेंड है उनका ब्लड ग्रुप ओ होगा। क्यों ओ होगा? क्योंकि ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर होता है, उसको पता होता है कि मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, दैट पर्टिकुलर डॉक्टर इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, वो इमीडिएटली अपना ब्लड ग्रुप दे देगा विदाउट डूइंग इवन मैचिंग। या सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड ऑप्शन। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस कंडीशन। यस सर। तो
मेरे ख्याल से आप ये डाउट पूछ रहे हैं, मतलब आपको एर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अच्छे से पता होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन इनकेस आपको नहीं मालूम है तो आप इसको ध्यान से समझिए कि अगर कोई भी RH पॉजिटिव मेल मैरी करते हैं RH नेगेटिव फीमेल से, यस सर, तो इन दोनों के बीच में जब शादी होती है तो जो फर्स्ट बेबी होती है वो अब्सोल्युटली नॉर्मल होती है, लेकिन नेक्स्ट बेबी जो होती है, नेक्स्ट बेबी का मतलब होता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है वो ज़िंदा नहीं बचती है, वो एम्ब्रियो में ही मारी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मदर है वो RH नेगेटिव है, तो मदर और ये जो बेबी है, सेकेंड बेबी या फर्स्ट बेबी, ये सभी बेबी RH पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि फादर RH पॉजिटिव है। तो सेकेंड बेबी या नेक्स्ट बेबी को मरने से अगर बचाना है तो आपको क्या करना है, आपको ये जो लेडीज़ हैं RH नेगेटिव लेडी, इनको आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर ये जो RH नेगेटिव हैं मदर, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी विदिन 24 आवर्स एंटी RH एंटीबॉडीज़, सही समझा आपने, RH एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ मदर के बॉडी में इंजेक्ट करना होगा ताकि नेक्स्ट बेबी नॉर्मल हो सके। यस सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RH एंटीबॉडीज़ टू मदर इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड प्रेगनेंसी, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि मैंने आपको बोला है फर्स्ट प्रेगनेंसी। एडमिनिस्ट्रेटिंग RH एंटीबॉडीज़ टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, सो दिस सेकेंड ऑप्शन विल बिकम द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो गया है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग RH एंटीबॉडीज़ टू मदर इमीडिएटली आफ्टर थर्ड प्रेगनेंसी, तो ये भी गलत है क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी मेंशन किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिंग RH एंटीबॉडीज़ टू मदर इमीडिएटली आफ्टर फोर्थ प्रेगनेंसी, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर विल बिकम सेकेंड ऑप्शन। यस सर, थैंक यू। नाउ वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कलर ऑफ लिम्फ। तो you must know you must know clearly that ये जो lymph होता है, lymph, this particular lymph is going to be colorless। तो कहीं कहीं रेफरेंस में ऐसा लिखा हुआ है कि ये येलो कलर होता है या येल्विश कलर होता है, तो ये डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली लिम्फ आपके बॉडी में किस हिस्से में है। यस सर, बट हम लोग इसको कलरलेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट हैव RBC, so no RBC, and in absence of any kind of RBC we will call this structure as a colorless, and that's why we are giving the correct answer as a colorless. Thank you. Then we move on to a next question, which of the following can't be taken as a feature of open circulatory system। so ये जो पूरा क्वेश्चन है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये गिवन डायग्राम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। व्हाट इज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं बनाता है, और ये जो ब्लड वेसल्स होता है वो डायरेक्टली टिश्यू के अंदर ओपन होता है। सो ये जो आपको ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नथिंग बट द टिश्यू और बॉडी कैविटी है, और यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस गैप में देयर इज़ नो कैपिलरी। यस सर। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहली या की फीचर्स ये पाया जाता है कि इसमें लो ब्लड प्रेशर सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि ब्लड ओपन है, ब्लड इज़ नॉट 100% इंक्लोज विद इन द ब्लड वेसल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्लड इज़ नॉट इनक्लोज विद इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर बंद नहीं रहता है, इंक्लोज नहीं रहता है, एंड दैट्स वाई वी आर ब्लड के अंदर जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा।
दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि वेल रेगुलेटेड ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन। सो आई अपोलोजाइज, इट इज़ नॉट वेल रेगुलेटेड। तो ये जो फीचर है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं है, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का फीचर है, सेकेंड पॉइंट। सो आई थिंक हमको ढूंढना है ऑप्शन विच कैन नॉट बी टेकन एज अ फीचर। सो सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन will become the correct answer, though I will read the third option as well। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ कि ब्लड रिटर्न टू हार्ट स्लोली, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड रिलीज हो जाएगा और ब्लड स्लोली ही हार्ट के पास जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट हमको प्रॉपर्टी ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं ढूंढना है, हमको ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है विच कैन नॉट बी द फीचर ऑफ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नॉन फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरीज चौथा ऑप्शन है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने अभी भी आपको बताया कि नो कैपिलरीज फॉर्मेशन, नो कैपिलरीज, यहाँ पे कैपिलरीज नहीं बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है एंड इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, and it is not regulated। So I think this point is very clear to everybody, or we are taking second option as a correct answer। Thank you। Now we move on to next question, एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन। अब आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है जब आप एम्ब्रियो में प्रेजेंट थे, जब आप एम्ब्रियो में प्रेजेंट थे तो ये यॉर्क सेक बनाता था, आपका जो आरबीसी है यॉर्क सेक बनाता था। तो आपको पता होगा कि यॉर्क सेक एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर आपका जो फर्स्ट टाइम जो आपका आरबीसी है वो बना था। लेटर ऑन आफ्टर फ्यू वीक, आफ्टर फ्यू वीक लीवर के अंदर ये प्रोसेस हुआ था एरिथ्रोपोइसिस, और लीवर के साथ साथ ये स्प्लीन में भी हुआ था, है ना। और जब आप थोड़ी देर में थोड़े दिनों बाद जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो ये जो फिनोमिनॉन होता है ये बोन मैरो में होता है। सो आप ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे रेड बोन मैरो भी है, किडनी भी दिया हुआ है, लीवर भी दिया हुआ है, स्प्लीन भी दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर हम किसको चूज़ करेंगे? करेक्ट आंसर हम लोग लीवर को चूज़ करेंगे। वी विल ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू द लीवर इन विथ रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ, अगर यहाँ पे ऑल द अबव ऑप्शन होता या बोथ 1 and 2 ऑप्शन होता तो मैं ज़रूर लीवर और स्प्लीन को कंबाइन में आंसर देता। बोथ 3 and 4 आर द करेक्ट आंसर। बट अगर किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है वी हैव टू गो फॉर लीवर। आई एम गोइंग फॉर द लीवर बिकॉज लीवर का ये जो फंक्शन है एरिथ्रोपोइसिस का इन द बिगनिंग, इन द स्टार्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कंपेयर टू स्प्लीन का फंक्शन। थैंक यू। देन वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ मैन विद द ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद द ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो बंदा है मेल और एक जो बंदी है फीमेल, बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बंदी का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। तो इन सभी के बीच में अगर रिप्रोडक्शन होता है या क्रॉस होता है तो इनके प्रोजेनी में कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप ऐसा सपोज कीजिए कि इनका जो जीनोटाइप है वो आई ए स्मॉल आई होगा, यस, और इनका जीनोटाइप आई बी स्मॉल आई होगा। तो जीनोटाइप क्या होता है आपको मालूम है, आपने बचपन में सीखा हुआ था 10th स्टैंडर्ड में कि कैपिटल टी टॉल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड ड्रॉफ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी, करेक्ट है। तो वैसे ही ये ए ब्लड ग्रुप है, इट इज़ डिनोटेड बाय आई ए स्मॉल आई, एंड ये बी ब्लड ग्रुप है, इट इज़ डिनोटेड बाय आई बी एंड स्मॉल आई। अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये आपको दो टाइप के गैमेट देगा, एक को हम बोलेंगे आई ए और दूसरे को हम बोलेंगे स्मॉल आई, एक को हम बोलेंगे आई बी और दूसरे को हम बोलेंगे स्मॉल आई, यस सर। अब इनके बीच में जब हम
क्रॉस करेंगे मतलब ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो पहला ऑफस्प्रिंग होगा IA स्मॉल IA एंड IB। अगर ये IA और ये स्मॉल I मिलते हैं तो IA एंड स्मॉल I होगा, और ये AB ब्लड ग्रुप है, आपको ये पता होना चाहिए, और ये A ब्लड ग्रुप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोगों ने स्मॉल I और स्मॉल I और IB को लिया तो IB स्मॉल I आएगा, जिसको हम लोग B ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और अगर हमने स्मॉल I और स्मॉल I को लिया, स्मॉल I और स्मॉल I को लिया, तो इसको हम O ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में AB ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप, चारों टाइप के ब्लड ग्रुप आते हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर है A, B, AB, O. So all 4 types of blood groups are going to be present, and that's why we are giving answer 4 as a correct answer for this particular question. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन। तो इसका आंसर बड़ा ही डायरेक्ट है, ये फैक्ट है। हीमोग्लोबिन वो स्ट्रक्चर होता है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 करना, यही इसका फंक्शन कहलाता है। हीमोग्लोबिन का यही फंक्शन होता है। और अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो जाए, इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी, if there is a deficiency of hemoglobin, there will be condition called as a anemia बीमारी हो जाएगी, और ये आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। यस सर, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 12 to 16 ग्राम। थैंक यू।